इस छोटे से वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पूरा कवर अप करेंगे जितना कुछ भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, मेरा नाम है अक्षय और मैंने नीट एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 350 मार्क्स स्कोर किए थे 360 मार्क्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन टिश्यू के बारे में। देखिए, टिश्यू क्या है? टिश्यू होता है एक ग्रुप सिमिलर सेल्स का जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनका ऑरिजिन सिमिलर होना मैंडेटरी है। ऑरिजिन उनका सिमिलर होना मैंडेटरी है। यूजुअली वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं पर उनका ऑरिजिन सिमिलर होना मैंडेटरी है। ये कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंसेज विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखिए, अब टिश्यू के बारे में कुछ और बातें हम देखते हैं। सबसे पहला, टिश्यू टर्म किसने दिया था? तो टिश्यू टर्म एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था मेयर। मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिश्यू टर्म दिया था। और टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। अब ये हिस्टोलॉजी के फादर कौन है? फादर कौन है हिस्टोलॉजी के? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? बी चैट। बी चैट एक साइंटिस्ट थे जिन्हें हिस्टोलॉजी का फादर बोला जाता है। ठीक है, अब ये बी चैट हिस्टोलॉजी के फादर हैं। ओके, अब टिश्यू को अगर हम टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, टिश्यू की एकदम डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और ये जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है, इस टर्म को किसने दिया था? मार्सिलियो माल्फिगी, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी टर्म को दिया था। मैं आपको फिर से ओवरव्यू करा देता हूँ उसको। टिश्यू टर्म को किसने दिया था? मेयर ने दिया था। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के फादर कौन है? बी चैट। टिश्यू का अगर डिटेल स्टडी हम करते हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी टर्म किसने दिया था? एक साइंटिस्ट, जिसका नाम था मार्सिलियो माल्फिगी। उन्होंने ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी टर्म को दिया था। ओके, तो चलिए फिर से हम आगे देखते हैं और अपना टर्म देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ तब तक। देखिए, आगे टर्म देखते हैं और क्या है। अब क्या है, देखिए एक और टर्म है, वो भी देख लीजिए आप। देखिए, सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें क्या है? मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। उस मिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर कुछ करोड़ या फिर थाउजेंड्स ऑफ टिश्यू बनाएंगे। वो थाउजेंड्स मिलकर कुछ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गन बनाएंगे और वो हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गन मिलकर कुछ 1 डिजिट या फिर 2 डिजिट में ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और वो 1-2 डिजिट में ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक सिंगल डिजिट का ऑर्गेनिज्म बनाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये है। अब आगे देखते हैं, फिर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, हम बात करते हैं ऑर्गन। ऑर्गन सच एज स्टमक, हार्ट, लंग्स, किडनी कंप्राइजेज स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल द बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। जितने भी बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू हैं वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। और देखिए, और ये क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हाइड्रा। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? देखिए, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर सपोर्ट का भी कुछ फंक्शन करना है, हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट भी कराना है, हमारे अंदर प्रोसेसिंग भी हो रहा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं उसे प्रोसेसिंग करना है। तो वो एक तरह का एक ही टिश्यू तो नहीं कर सकता है ना, तो अलग अलग टिश्यू डिवाइड हुए हैं, अलग अलग सेल मिलके एक कंबाइन होकर एक टिश्यू बनाया और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक अलग अलग ऑर्गन्स बनाए। वो ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को चला रहे हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, तो ये बहुत सारे ऑर्गन मिलकर डिवीजन ऑफ लेबर के एक ऑर्गन सिस्टम नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर अलग अलग पार्ट को फंक्शन करा रहे हैं, तो वो है एक डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, अब टिश्यू के हम टाइप देखते हैं, कितने तरह के टिश्यू हो सकते हैं। तो ये हम टिश्यू को जो डिवाइड कर रहे हैं, ये बेसिस किस पे है? बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम टिश्यू को डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, देन न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। कवरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? दो स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन और लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करता है। न्यूरल टिश्यू क्या करता है? ये क्या करता है? न्यूरल टिश्यू जनरेट करता है और कंडक्ट करता है नर्व इंपल्सेस को। ओके, अब देखिए, इन ये टिश्यू के हम ऑरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑरिजिन क्या है? जैसे आपको पता होगा हमारा जर्म लेयर क्या होता है। जर्म लेयर क्या होता है? हमारा बॉडी है, ठीक है, उसमें सबसे बाहर का हमारा बॉडी ऐसे 3 जर्म लेयर से बना होता है। सबसे बाहर का जर्म लेयर होता है उसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म। अंदर वाला जो होता है उसको बोलते हैं मीजोडर्म और सबसे अंदर होता है उसको बोलते हैं इंडोडर्म। ठीक है, तो ये 3 जर्म लेयर्स हैं। ठीक है, इसी से हमारा पूरा ऑर्गन अलग अलग जर्म लेयर से बने होते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स हैं, ये टिश्यू के जो टाइप्स हैं उनका वो किस किस जर्म लेयर से बने हुए हैं। सबसे पहले इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू जो है वो तीनों जर्म लेयर से बना हुआ है। एक्टोडर्म से ही बना हुआ है, इंडोडर्म से ही बना हुआ है और मीजोडर्म से बना है। कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। मस्कुलर टिश्यू वो भी मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। पर न्यूरल टिश्यू क्या होता है? एक्टोडर्मल होता है। एक्टोडर्मल होता है ऑरिजिन में। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है कौन सा टिश्यू? न्यूरल टिश्यू। चलिए, अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। ओके, एक मिनट मैं इसे आगे कर लूँ स्लाइड्स को। वेट। ओके, देखिए एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सा है?
एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स हैं। कौन कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है? एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और एक है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कैसा एपिथेलियल टिश्यू होता है? जो सिंगल लेयर से बना होता है। सिंगल लेयर मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? मल्टी लेयर ऑफ सेल। एक लेयर ऑफ सेल होगा, उसके ऊपर एक और लेयर ऑफ सेल होगा, एक सेल का लेयर हो गया, उसके ऊपर एक और सेल का लेयर हो गया, एक और सेल का लेयर होता है। ये मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी लेयर होता है। ओके, देखिए अब जो सिंपल एपिथेलियल है, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना था, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, तो ये बना देते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम और ग्रैंडुलर एपिथेलियम। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स को देखते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं फ्लैटेड होते हैं, मतलब चपटे हुए होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, कोई मतलब रैंडम डायरेक्शन उनकी बाउंड्री होती है। ठीक है, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर, जो सेल हो गया, ये सेल के एकदम बीच में न्यूक्लियस होगा। अगर बीच में न्यूक्लियस है सेल के एकदम, तो उसे बोलते हैं सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। तो इनका न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर में होता है। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन कैसा, इनका फंक्शन काम क्या आते हैं? डिफ्यूजन बाउंड्री। जैसे आप ये आपने देखा होगा, जैसे हमारा लंग्स है, लंग्स है तो लंग्स के बाद वहाँ पे ये ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ पे एल्विलाई होता है ऐसे। ठीक है, तो ये एल्विलाई से ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, तो यहाँ पे ये ब्लड के अंदर आता है, तो ये डिफ्यूजन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये क्या करता है? डिफ्यूजन में हेल्प करता है, डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करता है। ठीक है, लोकेशंस, अब इनके लोकेशंस के बारे में हम देख लेते हैं। लोकेशन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये होते हैं? ये एयर सैक ऑफ द लंग्स में होते हैं, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स में होते हैं, जैसे मैंने बता दिया आपको। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्यूबॉइडल टिश्यू। क्यूबॉइडल क्या होता है? क्यूब लाइक होता है, क्यूब की तरह इसका सेल होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है ये भी सेंट्रली लोकेट होता है, सेंटर पे होता है, सेल के एकदम सेंटर पे इसका न्यूक्लियस होता है। फंक्शन क्या करता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करेगा, कुछ सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, अब ये होता कहाँ पे है? पीसीटी, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डक्ट ऑफ द ग्लैंड। जितने भी डक्ट्स हैं, जैसे बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में भी प्रेजेंट होगा। हेपाटिक डक्ट, जैसे लीवर का जो डक्ट होता है उसको बोलते हैं हेपाटिक डक्ट, उसमें प्रेजेंट होगा। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमारे हम बात करते हैं कॉलमनर टिश्यू की। चलिए कॉलमनर टिश्यू की बात करते हैं। कॉलमनर टिश्यू क्या टॉल एंड स्लेंडर होंगे। उनका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? बेस पे होगा, सेल के बेस पे होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये कॉलमनर टिश्यू हो गया। ठीक है, ऐसा टिश्यू होगा। इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा? एकदम बेस में होगा। ये देखिए, न्यूक्लियस यहाँ पे बेस में होगा, ना कि सेंटर में। सेंटर पे नहीं होगा, बेस पे न्यूक्लियस होगा। कहाँ होगा? बेस पे न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इनका भी काम क्या है? ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। अब देखिए ये प्रेजेंट क्या होते हैं? स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रेजेंट होते हैं? कॉलमनर टिश्यू। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं सिलिएटेड टिश्यू। सिलिएटेड टिश्यू क्या होता है? देखिए अगर क्यूबॉइडल टिश्यू है या फिर कॉलमनर टिश्यू है, उसमें अगर किसी में भी अगर सीलिया लग जाता है तो उसे हम बोलते हैं सिलिएटेड टिश्यू। इसका जो न्यूक्लियस होगा अगर वो सेंटर पे भी हो सकता है और बेस पे भी हो सकता है। सेंटर पे कब होगा? अगर अगर क्यूबॉइडल टिश्यू के ऊपर सीलिया लग गया है तो वो सिलिएटेड क्यूबॉइडल टिश्यू हो जाएगा और उसका न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर पे। अगर कॉलमनर टिश्यू के ऊपर सीलिया लग गया है तो वो सिलिएटेड कॉलमनर टिश्यू हो जाएगा, उसका न्यूक्लियस कहाँ होगा? बेस पे। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है? मूव करता है पार्टिकल को और म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जैसे जैसे हम हमारा नेजल पाथवे देखते हैं आप, तो वहाँ पे क्या होता है? ट्रैकिया, अगर देखिए ट्रैकिया पे बहुत सारे सिलिएटेड कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल टिश्यू होते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे अगर कोई डस्ट पार्टिकल अंदर जाता है हमारे नोज के थ्रू, अंदर कोई डस्ट पार्टिकल आता है तो उसको क्या करते हैं? स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करके उसे एक्सपेल कर देते हैं हमारे बॉडी के बाहर। ओके, अब इसका लोकेशन देख लेते हैं। सिलिएटेड टिश्यू कहाँ पे होता है? ब्रोंक्यूल्स में होता है और फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फिर से ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू में भी दोनों हो सकते हैं, चाहे वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कॉलमनर भी हो सकता है। इसलिए ये क्यूबॉइडल कॉलमनर दोनों हो सकता है। सेंटर पे भी हो सकता है इसका न्यूक्लियस और बेस पे भी हो सकता है। इसके स्पेशलाइज होते हैं सिक्रीशन के लिए, सिक्रीशन करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? ये हार्मोन भी सिक्रीट कर सकते हैं और इंजाइम्स भी सिक्रीट कर सकते हैं और कुछ म्यूकस भी सिक्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे क्या क्या सिक्रीट करते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर लोकेशन की बात करें कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, तो लोकेशन में हो जाएगा सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड के पास ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में और हम देखते हैं। देखिए ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में और हम देखते हैं। देखिए ग्लैंडुलर टिश्यू दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कितने सेल्स, अगर सेल्स कम हैं या ज़्यादा हैं उसके हिसाब से हम ग्लैंडुलर टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सेल्स सिंगल सेल है तो उसको बोलेंगे हम गॉबलेट सेल्स और यूनिसेलुलर है। ठीक है, अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो उसे हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर और उसका एग्जाम्पल क्या होगा? सिलेवरी ग्लैंड। ओके, ये गॉबलेट सेल का डायग्राम है, ये सिलेवरी ग्लैंड का डायग्राम है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। अब दूसरा टाइप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉरिंग देयर सिक्रीशन, जो वो सिक्रीट करते हैं, जो सिक्रीशन कर रहे हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यू, वो जो ग्लैंडुलर टिश्यू जो सिक्रीट कर रहे हैं वो सिक्रीशन कहाँ पे डाल रहे हैं? क्या वो सिक्रीशन किसी डक्ट में डाल रहे हैं या फिर वो किसी ब्लड वेसल में डाल रहे हैं, मतलब ब्लड के अंदर वो अपने सिक्रीशन को डाल रहे हैं? तो उसी के हिसाब से हम ग्लैंडुलर टिश्यू को भी डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ सिक्रीशन। कौन कौन से टिश्यू हो सकते हैं वो? एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड।
एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड इसमें डक्ट प्रेजेंट होगा, मतलब डक्ट मैंने आपको बताया डक्ट प्रेजेंट होगा तो वो एक्सोक्राइन है, अगर डक्ट एब्सेंट होगा तो वो इंडोक्राइन है। डक्ट प्रेजेंट होता है जिसे एक्सोक्राइन बोलते हैं, वो क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस, जो एक लुब्रिकेशन का काम करता है, किसी पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। स्लाइवा हो गया, ईयर वैक्स हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए और अदर सेल प्रोडक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या आते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स देखिए, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन एक इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है जो नॉन न्यूट्रिएटिव होता है, इसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता है। वो क्या करता है, वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होता है और अपने टारगेट ऑर्गन के पास जाके ऐड करता है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाता है, ठीक है, तो वो हार्मोन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली सिक्रीट देयर सिक्रीशन इनटू द फ्लूइड बाटिंग द ग्लैंड। ओके, मतलब ये अपना सिक्रीशन, इंडोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन कहाँ पे सिक्रीट करते हैं, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं ये इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड एपिथेलियम। किसकी बात करेंगे हम, कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम मैंने आपको बताया था कि मल्टी लेयर होता है, बहुत सारे सेल से बना होता है। इसके पास 2 या 2 से ज़्यादा लेयर होते हैं, 2 और मोर देन 2 लेयर से वे बना होता है। कौन सा, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस क्या होता है, अगर किसी ने आपको कुछ इस चीज़ से, जैसे रॉड से आपके हैंड पे मारा, ठीक है, तो वो क्या एक मैकेनिकल स्ट्रेस है, उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्किन। स्किन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। केमिकल स्ट्रेस, अगर आपके ऊपर किसी ने कोई केमिकल से कोई केमिकल को फेंक दिया, तो वो केमिकल को फेंकता है, तो वो सबसे पहले कौन सी चीज़ जो आपकी बॉडी को उस केमिकल से प्रोटेक्ट करता है, वो होता है स्किन। और स्किन क्या है, एक कंपाउंड एपिथेलियम है। अब कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके लोकेशंस को हम देख लेते हैं, चलिए। ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन, स्किन पे प्रेजेंट होता है, बक्कल कैविटी प्रेजेंट होता है, फैनिक्स पे प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड एंड द पैनक्रियाज। और आपसे पूछा जाए कि डक्ट ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड और पैनक्रियाज में कौन सा इपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो वो है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लेट्स से हेपाटिक डक्ट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा है, क्यूबॉइडल टिश्यू। देखिए यहाँ पे क्यूबॉइडल टिश्यू। अगर आपसे सिल्वरी ग्लैंड और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों, सिल्वरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक, सिल्वरी ग्लैंड के जो डक्ट हैं और पैनक्रियाज के जो डक्ट हैं, उनके अलावा किसी भी डक्ट के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, क्यूबॉइडल टिश्यू। अगर इन डक्ट के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं, चलिए। वो पॉइंट्स क्या है, माइक्रोविलाइज आर प्रेजेंट इन पीसीटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई क्या होता है, जैसे इपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू का जो सर्फेस होता है, इसके ऊपर माइक्रोविलाई ऐसे प्रोजेक्शंस में होते हैं। वो क्या करते हैं, सर्फेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन सही से हो पाए। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये क्या पॉइंट है, इपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम ऑफ द बॉडी ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, देखिए इसको कैसे आप समझ सकते हैं। देखिए हमने बात किया था कि हमारा बॉडी है, उसके ऊपर जो स्किन है वो एक इपिथेलियल टिश्यू। कौन सा इपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। तो स्किन क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे प्रोटेक्शन, लाइनिंग प्रोवाइड, कवरिंग कर रहा है, हमारी बॉडी को कवर कर रहा है, तो वो स्किन हो गया। और देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर एक लाइनिंग प्रोवाइड कर रहा है ताकि कोई केमिकल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो एक लाइन का काम कर रहा है। तो लाइनिंग और कवरिंग दोनों में हमारा काम आता है कौन सा टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। और क्या है, फ्री सर्फेस ऑफ दिस टिश्यू फेसेस द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। जैसे हमारा देखिए हमने बात किया था स्टमक के अंदर क्या है, कौन सा टिश्यू है, कॉलमनर टिश्यू। कॉलमनर टिश्यू कौन सा टिश्यू है, एक इपिथेलियल टिश्यू है। तो स्टमक के अंदर जो कॉलमनर टिश्यू है वो हमारे बॉडी फ्लूइड को ना फेस कर रहा है, और हमारा जो स्किन के ऊपर जो टिश्यू है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है, तो वो क्या, वो एक आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है। तो यही बोल रहा है द फ्री सर्फेस ऑफ दिस टिश्यू फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, इट्स सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। देखिए इसके सेल्स जो होते हैं, जैसे ये एक सेल्स हो गया, ये बहुत सारे सेल्स मिल गए ऐसे ऐसे, और ये बना दिया एक टिश्यू इन्होंने बना दिया, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो सब्सटेंस है, ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये बहुत ही कम होते हैं। सेल्स एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, बहुत मतलब जो इन टिश्यू है, टिश्यू का मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस जो होता है वो सेल ऑक्यूपाइड करते हैं, और बाकी सब होता है थोड़ा बहुत उसमें मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब कहते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, और सेल्स के चारों तरफ होता है मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हमने ये देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत अलग अलग जगह पे, भिन्न भिन्न जगह पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, लिंक एंड सपोर्ट अदर टिश्यू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये कनेक्ट करता है टिश्यू को और सपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स क्या है, मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, सेल्स एंड फाइबर्स, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स हैं, और सेल ऑर्गेनल्स जिसके मतलब जो लिक्विड में है उसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। वैसे ही साइटोप्लाज्म उसको बोलते हैं, वैसे ही बहुत सारे सेल्स हैं, और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या कर रहे हैं, एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, और टिश्यू के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस वीडियो में हम बस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही देखेंगे। अगली वीडियो में की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, वो छोटे छोटे हैं, उनके बारे में देखेंगे। उससे पहले वीडियो खत्म करें मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे आपने ये देखा था क्यूबाइडल टिश्यू, ठीक है। क्यूबाइडल टिश्यू किस में हेल्प कर रहा था, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था, ठीक है। सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था, और ये कॉलमनर टिश्यू भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये सिक्रीशन करता किसका है और किसका एब्जॉर्प्शन करता है, देखिए जैसे आपने देखा होगा या फिर आपने एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो वाटर है या फिर जो मिनरल्स है उनका एब्जॉर्प्शन कर लेता है अप्रॉक्सीमेटली 70% से भी ऊपर मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेता है प्रॉक्सिमल कॉन्वेक्टिव टिश्यू, और कुछ सेलेक्टिव सिक्रीशन भी करता है, जैसे पोटेशियम आयन, इनका सिक्रीशन करता है कौन, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसी पीसीटी के अंदर कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये कॉलमनर सेल का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये देखिए हमारे स्टमक में, जैसे मैंने बताया था स्टमक में सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है, कौन कराता है, वो कॉलमनर टिश्यू कराता है, ठीक है। सिक्रीशन का तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ सिक्रीशन कैसे होता है। देखिए सिक्रीशन का क्या होता है, सिक्रीशन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, या फिर एमाइलेज हो गया, ये सब गैस्ट्रिक जूसेस हैं, तो इनका सिक्रीशन होता है, या फिर HCl हो गया, तो ये सिक्रीशन कराता कौन है, ये कॉलमनर टिश्यू कराते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन किसका होता है, देखिए कुछ सर्टेन ड्रग्स होते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे स्टमक में। अगर एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक में हो जाता है तो एल्कोहल के इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो आपने मूवी देखा होगा या फिर आपने ऐसे भी कहीं देखा हो, मुझे नहीं पता देखा है कि नहीं देखा है, बट देखा हो तो आपने देखा होगा जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो क्या करते हैं, एल्कोहल कंज्यूम करने के साथ कुछ चकना टाइप का कुछ लेते हैं, मतलब कुछ ऐसा सब्सटेंस लेते हैं, ऑयली सब्सटेंस लेते हैं। ऑयली सब्सटेंस क्यों लेते हैं, और वो एल्कोहल कंज्यूम करते टाइम कुछ ऑयली सब्सटेंस भी खाते हैं। क्यों खाते हैं वो ऑयली सब्सटेंस, क्योंकि वो ऑयली सब्सटेंस अगर आपके स्टमक में गया, ठीक है, तो वो ऑयली सब्सटेंस क्या होता है स्टमक में, जो एब्जॉर्प्शन है उससे स्लो डाउन कर देता है। एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन करने के बाद जो एल्कोहल है उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक में नहीं हो पाता है, इसलिए उन्हें एल्कोहल का जो इल इफेक्ट है वो बहुत कम दिखता है, मतलब एल्कोहल का जो असर होता है उन पर कम होता है। अगर वो चकना नहीं खाएंगे, ठीक है, तो एल्कोहल उनको छोड़ेगा नहीं, एकदम ले लेगा उनकी, ठीक है। तो इसीलिए वो एल्कोहल के साथ चकना ये सब खाते, ताकि एब्जॉर्प्शन जो स्टमक में है एल्कोहल का वो स्लो डाउन हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।